बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। अपना चैप्टर क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल का अपन ने पूरा कर लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अब अपना है आज लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, जिसमें अपन देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस एमसीक्यू भी है, सब्जेक्टिव भी है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आप देखें तो साथ में चाहें तो आप इस पे कमेंट भी करें कि क्या क्या आंसर है, और फिर उसके बाद में मैच करें कि अपना सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखो। देखो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि आपके पास में 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से भैया कौन सा जो पेयर है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कब कैसे करता था अपने को याद है कि सर एक हाई रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है आपको पास, Na सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन दिया है? Na सॉल्यूशन दिया है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया है, और साथ में आपको दिया है कॉपर मेटल। देखो NaCl प्लस Cu, ये रिएक्शन आपको करानी है तो होगी कि नहीं होगी। देखो यहाँ पे जो सॉल्ट बना है किसका बना है? सोडियम का। और सोडियम तो भैया आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर, राजाओं का महाराजा, रिएक्टिविटी का खतरनाक। और अगर रिएक्टिविटी खतरनाक है तो ये रिएक्शन कॉपर, क्योंकि बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल होता है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दूसरे पे आते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम का मेटल, ये आपने डाल दिया, ठीक है। अब देखो चलो सीरीज लिख ही देता हूं एक बार में। क्या सीरीज थी? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। कॉपर उसके नीचे है। अब देखो कौन है? MgCl2। Mg कहाँ है? ये रहा भैया। और एल्यूमिनियम कहाँ है? नीचे उसके भैया। और अगर नीचे है मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम है। अगर रिएक्टिविटी कम है तो वो हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। आगे आते हैं FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। FeSO4 और सिल्वर, तो वापस से वही बात भैया। सिल्वर तो है हाइड्रोजन कॉपर AgAuPt, ठीक है। Ag तो और नीचे, और Fe कहाँ रहा? ये रहा। तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर भी भैया लेस रिएक्टिव मेटल है। आगे आते हैं AgNO3 एंड कॉपर मेटल। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ये लो, और कॉपर डाल दो उसमें, ये लो। अब देखो Ag की रिएक्टिविटी जो है कॉपर से कम है। कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, हाइड्रोजन के नीचे वाले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, HCU AgAuPt, ठीक है। तो कॉपर कहाँ रहा? ये रहा। और सिल्वर कहाँ रहा? ये रहा। मतलब कॉपर तो ऊपर है और सिल्वर जो है उसके जस्ट नीचे। कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो भैया वो जो बॉन्ड Ag सिल्वर ने बना रखी है उसकी बॉन्ड को ताबड़तोड़ आग लगा देगा और खुद वहां पे आ जाएगा और ये रिएक्शन कर जाएगा। और अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि भैया यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? डी। जिन बच्चों ने आंसर दिया हो डी, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। मतलब के पास में आपके पास क्या है? एक आयरन का फ्राइंग पैन है, तवा है आयरन का, लोहे का बना हुआ है, जिसपे अपन बढ़िया आमलेट बनाते हैं। और क्या बनाते हो? आमलेट के अलावा क्या बनाते हो? सैंडविच बनाते हो, ये सब बनाते हो ना, चीले वीले बनाते हो ना, वो फ्राइंग पैन आपके पास में दिया हुआ है। अब देखना है कि वो रस्ट से बचाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। देखो क्या करो, उसके ऊपर अप्लाइंग ग्रीस कर दो, ऐसा ऑप्शन दिया है। अप्लाइंग पेंट, या उसको पोत दो। अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, या उसके ऊपर जिंक लगा दो, या फिर सारे ऑप्शन सही है। देखो रस्टिंग के सारे मेथड से तीनों के तीनों मेथड जो है रस्टिंग बचाने के। हमने देखा था कि ग्रीस लगाएंगे तो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, तो आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। पेंट का भी यही था। और जिंक से, क्योंकि जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है तो वो रिएक्शन कर जाएगा और वो कुछ कंपाउंड बना लेगा, लेकिन हमारा तो आयरन बच जाएगा। तीनों मेथड है। लेकिन सुनो भैया, क्या हमको बोला है? फ्राइंग पैन तवा, जिसपे आप क्या करने वाले हो भैया? जिसपे आप रोटी बनाने वाले हो। ये तवा तो पता नहीं लग रहा पर कोई बात नहीं, मान लेना, ठीक है। तो बनाने वाले हो तो क्या उस पर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं? नहीं यार, अगर ग्रीस अप्लाई करेंगे और हीट करेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ग्रीस तो नहीं करेंगे, ना ही अपन उसको
पेंट करेंगे। ये कर सकते हैं अपन कि उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। आगे बढ़ो भैया। थर्ड क्वेश्चन ऐसा लिखा है बच्चों कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भैया। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है भैया। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। देखो ऐसा बोला गया हमारे पास में कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है भैया, लो हाई है। दूसरा बात, वो सोल्यूबल है वाटर में। वाटर मतलब H2O। अच्छा, मैंने बताया था H2O क्या है? वाटर तो है, लेकिन ये अपने चार्जेस में टूटता है, H+ और OH- में। चार्जेस होने का मतलब ये कौन सा कंपाउंड है? ये है अपना आयोनिक कंपाउंड। आया ना? और हमने ये भी पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और पानी में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो मतलब इनमें से जो भी कंपाउंड मेरा आने वाला है ना, जो कंपाउंड की बात कर रहे हैं अपन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, वो कौन सा होगा? आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, इतना तो आइडिया मिला। चलो बात करते हैं पानी में सोल्यूबल भी होगा। पकड़ते हैं अपन। फर्स्ट दिया है कैल्शियम। अगर कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या ये पानी में सोल्यूबल होगा? हाँ, ये पानी में सोल्यूबल होगा। क्या ये कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। कार्बन की बात करें, अगर मान लो ये केस तो फंस रहा है, हो सकता है। दूसरा अगर आप ऑप्शन पकड़े कार्बन, अगर कार्बन जो है अपना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, गैस, तो ये तो नहीं हो सकता। थर्ड, सिलिकॉन रिएक्शन करे। हाँ, अगर सिलिकॉन रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये पानी में इनसोल्यूबल होता है, तो ये तो नहीं होगा। डी, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड्स बनाएगा, लेकिन ये भी पानी में इनसोल्यूबल होता है, तो आंसर बचा अपना ये। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भैया कि फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। फूड कैन्स जो आती है आपकी जो खाने की जो कैंस आती है, या फिर अपन जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कैंस जो होती है वो आपकी टिन की बनी होती है, जिंक की नहीं बनी होती। क्यों? अरे सिंपल सा, आपको पता है, अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज में देख चुके हैं, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी टिन से ज्यादा होती है। जिंक की रिएक्टिविटी टिन से ज्यादा होती है। अगर आप ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल दोगे तो फिर वो तो रिएक्शन करके ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन करके या फिर किसी के साथ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ कंपाउंड्स नहीं बना लेगा। हाँ, हो सकता है फिर हमारे लिए हानिकारक हो या फिर हमारे खाने के लिए हानिकारक हो। तो इसलिए हम एक लो रिएक्टिव यूज करते हैं। वहां पे कौन को यूज करते हैं? हम टिन को। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसलिए हम जिंक को यूज नहीं करते, इसलिए हम टिन को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपके पास में है हैमर। यू आर गिवन अ हैमर, हथौड़ा, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच। मतलब आपको क्या दे दिया? मतलब आपको 4-5 चीजें दे दी भैया, आपको कुछ चेक करना है। क्या दे दिया? हथौड़ा दे दिया, ला दे आपको हथौड़ा, लो भैया ये हथौड़ा पकड़ो। फिर क्या दिया? फिर बैटरी दी, एक बैटरी ले आए। एक स्विच दे दिया, बटन चालू बटन बंद करने का। उसके बाद में आपको दे दिया बल्ब, लट्टू, और वायर्स, कुछ वायर दे दिया करंट कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया? पूछ रहे हैं कि हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, assess the usefulness of this test in distinguishing between metals and non metals। ठीक है, कुछ मत करो, आप पूछ रहे हो कि आपके पास में इतने सारे जो सिस्टम्स दिए ना उन्होंने, जो अपैरेटस बोल सकते हैं, जो अपैरेटस दिए हैं, जो सामान आपको दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिए हैं, तो क्या आप इनका यूज करके बता सकते हो कि ये वाला सब्सटेंस जो है मेटल है और ये वाला सब्सटेंस जो है नॉन मेटल है। मतलब कि भाई सिंपल भाषा में आपको 2 एलिमेंट उठा के दे दिए, उनने पूछा कि पता लगाओ ये मेटल है कि ये नॉन मेटल है। ठीक है, पता लगाते हैं, पर किन की मदद से? फर्स्ट तो हैमर की मदद से, दूसरा स्विच, वायर्स, बैटरी और बल्ब। ठीक है, देखो हैमर की मदद से अपन कैसे पता लगा सकते हैं? हैमर मैं रख रहा हूं फर्स्ट केस में, हैमर में जब यूज करता हूं तो बच्चों याद करो पुराने जमाने की बात, हमने पढ़ा था मेलिएबल। क्या पढ़ा था? मेलिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप एलिमेंट्स को ठोक के पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते
हो, और अगर ऐसे एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और हमने पढ़ा था बच्चों कि मेटल्स जो है मेलिएबल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। और हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल बोले तो मतलब जब आप उनको ठोकने जाओगे तो बच्चों आपके मेटल छोटे छोटे पीस में टूट जाएंगे। हाँ कि नहीं? हाँ। तो ब्रिटल्स जो क्या है छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं, तो वो कौन हो गए? नॉन मेटल्स। और जो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे वो जाएंगे आपके मेटल्स। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ठोकते रहो। अगर शीट में कन्वर्ट हो गया तो मेटल है, नहीं हुआ तो नॉन मेटल है। हो गया डिस्क्रिमिनेशन, अंतर हो गया। एक और सिस्टम है अपने पास में जिसमें अपने पास में बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच है। ठीक है। दूसरा एक सिस्टम याद करो, अपन ने बोला था कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो होने देते हैं, और नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। तो कुछ मत करो, आप क्या करो, फर्स्ट टाइम मेटल्स को यूज करो। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, आप वायर कनेक्ट करो, बैटरी लगाओ, बल्ब लगाओ, स्विच लगाओ। और अगर आपका बल्ब जगमगाए, बल्ब जल उठे, तो बोल देना कि भैया ये मेटल है। और बल्ब फुद्दू सा चुपचाप बैठा रहे तो बोल देना नॉन मेटल है। बस सिंपल सा फंडा है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन डिस्क्रिमिनेट नहीं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलो, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बहुत सिंपल है बच्चों, अपन ने पढ़ा था कि भैया मेटल्स के ऑक्साइड्स कौन से नेचर के होते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था वो होते हैं बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये बात भी लिख देते हैं अपन। चलो, एसिडिक इन नेचर। ठीक है। लेकिन हमने जब मेटल के ऑक्साइड्स हम देख रहे थे तो हमने एक बात नोट करी थी कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर तो होते हैं, पानी में डालने पे बेस तो बनाते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी थे जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब जो कि एसिडिक नेचर भी शो कर सकते हैं और बेसिक नेचर भी शो कर सकते हैं। और उसी ऑक्साइड्स को अपन क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मतलब जो एसिडिक नेचर भी शो करे, मतलब जब बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, एसिड के साथ में भी रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन शो कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दो एग्जांपल देने हैं तो आप बोल दो PbO, बोले तो लेड ऑक्साइड, ये क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। ठीक है। दूसरा आप बोल दो जिंक। देखो मैंने बताया था Al, Pb और Zn, इन तीनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे आप बोल दो ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये भी क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। ये भी आपका कौन सा नेचर का होगा? एम्फोटेरिक। ठीक है, आई बात समझ में? तो अपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल अपन ने लिख लिया और क्या होता है ये आप समझ गए। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M। चलिए ठीक है। What would you take as the anode? एनोड पे कैथोड एंड दी इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वो यूं बोल रहे हैं कि आप एक मेटल M है, क्या है? एक मेटल है M, उन्होंने नाम नहीं बताया, उसकी आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हो। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या? अपन ने पढ़ा था कि भैया मेटल को साफ सुथरा करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इंप्योरिटीज जो है वो जिद्दी थी, तो हमने बोला करंट लगा के तुमको दूर कर देंगे, तुम्हारे जिद्दीपन को भी हम हरा देंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अपन कर रहे हैं। समझ में आती है बात? पर वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करोगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो ऑब्वियसली आपके पास एनोड होगी, ऑब्वियसली आपके पास कैथोड होगी, ऑब्वियसली आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो वो कौन कौन है? एनोड पे आप किसको लेते हो? कैथोड पे आप किसको लेते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइट किसको लेते हो? चलो मैं मान लेता हूं कि मैं कॉपर की रिफाइनिंग कर रहा हूं, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो अपन क्या करते थे? याद करो, अपन क्या करते थे? एक बीकर लेते थे, इसमें मैंने तुमको एक नोट बोला था कि भैया जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे तो हम सोल्ट सॉल्यूशन या फिर हम इलेक्ट्रोलाइट उसी का लेंगे जिसकी हम रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो ये किसका हो गया? CuSO4 का होगा, क्योंकि कॉपर की कर रहे हैं तो कॉपर का मैंने सोल्ट सॉल्यूशन मिला दिया। क्या बोल दिया मैंने? कॉपर सल्फेट।
ठीक है, दो रोड डाल देता हूं भैया चुपचाप से, ये डाल दी एनोड, ये डाल दी कैथोड। ठीक है, ये रही अपनी कैथोड और ये है अपनी एनोड। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। मैंने आपको नोट करते वक्त लिखाया भी था कि एनोड पे हम यूज करते हैं इम्प्योर मेटल की रोड, जिसको हम प्योर करना चाह रहे हैं ना उसकी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्प्योर कॉपर की रोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और कैथोड पे हम क्या यूज करेंगे, कैथोड पे हम यूज करेंगे प्योर मेटल की रोड। प्योर मेटल की रोड जो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल होती है उसकी हम यूज करेंगे। तो इम्प्योर पे तो क्या होगा, जिस मेटल की रोड जिसको हम रिफाइन कर रहे हैं उसकी रोड बना के अपन ने वहां लगा दी, और कैथोड पे हम रोड वो यूज करेंगे जिसको हम रिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब बस ऑलरेडी रिफाइंड है वो अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या होता है कि जब आपकी बैटरी से कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से पास करोगे, यहाँ पे आयंस टूटेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, आपको पता है। ठीक है, वो इसमें नहीं पूछा, इसमें तो बस अपन से पूछा है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड सॉरी एनोड पे क्या लेते हो और कैथोड पे क्या लेते हो। तो एनोड पे हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर की रोड और कैथोड पे लेते हैं हम प्योर कॉपर की रोड, और ये होता है ये। ठीक है, किसी को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझना हो तो आप प्रीवियस मेटलर्जी में रिफाइनिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पेटुला एंड हीटेड इट, ही कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर बिलो। फिगर तो अपने पास है नहीं कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर एंड राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, कुछ नहीं, डायग्राम कैसा होगा, ये होगा कि आपके पास में कि मान लो तवा टाइप है, स्पेटुला टाइप, इस पे क्या कर रहा है, आपने नीचे एक बर्नर लगा दिया। ठीक है, ये बर्नर है, ये आपका बर्नर है, ये डायग्राम मान के चल लो अभी, ये आपका स्पेटुला। ठीक है, और उसमें आपने क्या रखा हुआ है, सल्फर पाउडर, ये मान लो सल्फर है। नाइस डायग्राम, क्या है ये, सल्फर है। चलो क्या पढ़ते हैं भैया, तो पूछ रहा है कि आपने जब रिएक्शन बनेगी, देखो सबसे पहली बात तो जब सल्फर को आप हीट करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है क्योंकि हीट हो रही है, तो यहाँ पे बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन होने की वजह से वो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन तो कंटिन्यू है ही सही। क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ड्राई लिटमस पेपर पे इस गैस का क्या होगा। भैया देखो सबसे पहली बात, अगर आप लिटमस पेपर पे गैस टेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई भी दिक्कत, उसमें ये चेक मतलब उसमें ये आपको कोई टेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे कि नो चेंज। फिर बोल रहे हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब देखो मॉइस्ट लिटमस पेपर होने का मतलब है कि हमारा जो लिटमस पेपर है थोड़ा सा गीला है, मतलब उसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब पानी उसमें है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है ना आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, ये पानी के साथ में रिएक्शन करके आपका एसिड बना लेगी, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और अगर सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी तो हमको याद है कि भैया एसिड तो है, अगर उसमें लिटमस पेपर डालोगे तो वो आपके लिटमस पेपर को ब्लू से कन्वर्ट कर देगा रेड में, तो यहाँ पे चेंज आएगा। अगर आपने ब्लू यूज किया है तो रेड कलर का आपका लिटमस पेपर हो जाएगा। ठीक है, और आप इसकी बैलेंस इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, कैसे कि भैया ये S+O2, सबसे पहली बात तो SO2 आएगा, इसको चाहो तो SO3 लिख दो पहले तो O2 की प्रेजेंस में SO3, और फिर इसमें पानी डाल दो H2O, और वो आ जाएगा आपके H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इसको लिख के बैलेंस कर सकते हैं आप, बहुत आसान है, अपन फर्स्ट क्वेश्चन में खूब बैलेंसिंग किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील इन द लाइफ ऑफ आयरन। बहुत सिंपल है, यह वही वापस से रिएक्टिविटी पे आ गया। क्यों, ये बोल रहे हैं कि कॉपर को क्यों यूज करते हैं अपन पानी के टैंक्स बनाने के लिए, बजाय अपन एक स्टील के अलॉय को जिसमें आयरन होता है। आपको पता है बहुत अच्छे से कि सर कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, वो पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करता। आपने जब इवन अगर पानी को बड़ा हॉट हो गया है, गर्म हो गया है पानी तब भी, बट अगर आपका आयरन है, जो अगर आपने एलॉय यूज किया, स्टील एलॉय यूज किया जो कि आयरन से बना होता है, अगर आपने ऐसा यूज कर लिया और पानी गर्म हो गया है, स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो गया है, फिर गर्म भी है, तो वहां पे आयरन रिएक्ट करना चालू हो जाएगा और फिर वो हमारे पानी हमारा खराब हो जाएगा, कोरोड मतलब पानी खराब होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम फिर उसको यूज नहीं करेंगे।
इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे वाटर टैंक्स किसके बने होते हैं, कॉपर के। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने डिस्कस कर लिए अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। कुछ अपन ने एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें देखो नंबर जो थे रैंडम थे, वो रैंडम इसलिए थे क्योंकि वो एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करो, ईडी एकेडमी को शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।